गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। आज हम कक्षा 11 विषय हिंदी में 12वें चैप्टर दुख के दूसरे भाग का अभ्यास करेंगे। पहले भाग में हमने देखा था कि दिलीप जो है वह काफ़ी उदास है क्योंकि उनकी पत्नी जो है वह मायके चली गई है रूठकर। अब दिलीप जो है वह बारिश के थम जाने के बाद घर से निकलकर एक बागीचे की बेंच पर बैठता है और फिर साइकिल से चलते चलते जो है घर वापस आता है। रास्ते में उन्हें एक छोटा सा लड़का जो है वह कुछ सामान बेचता हुआ दिखाई देता है और वह जो है उनसे बातें करता है। वहाँ देखता है कि वह बच्चा जो है उनमें बेचने की जो गुण होते हैं वह नहीं है और ना ही उनके पास जो खोमचे वाले के पास बड़ी थाली होती है वैसी थाली है। अब हम आगे देखते हैं। परंतु मनुष्यत्व यानी कि मानवता एक ऐसी चीज़ है जो कभी कभी भेद की सब दीवारों को लांघ जाती है। दिलीप को समीप खड़े होते देख लड़के ने कहा, तो मनुष्यता जो है वह एक ऐसी चीज़ है कभी कभी जो है भेद की सारी दीवारों को वह लांघ जाती है। अब दिलीप को अपने पास खड़े होते देख लड़के ने कहा, एक एक पैसे में एक ढेरी, यानी कि एक एक पैसे में एक चीज़ है जो वह बिकती है। पर क्षण चुप रहकर दिलीप ने पूछा, सबके कितने पैसे? थोड़ी देर के लिए दिलीप चुप हो जाता है और पूछता है कि इन सारे के कितने पैसे? बच्चे ने उंगली से ढेरियों को गिनकर जवाब दिया, 8 पैसे। बच्चे ने उनमें रखा हुआ सामान जो है वो पूरा गिना और फिर कहा कि पूरे 8 पैसे। दिलीप ने केवल बात बढ़ाने के लिए पूछा, कुछ कम नहीं कर लेगा? सौदा बिक जाने की आशा से जी प्रफुल्लित यानी कि जो खुश बालक हुआ था चेहरे पर आ गई थी, वह दिलीप के इस प्रश्न से उड़ गई। उसने उत्तर दिया, माँ बिगड़ेगी। दिलीप जो है वह केवल बात को बढ़ाने के लिए उनसे कहता है कि कुछ कम नहीं करोगे। तो पहले जो अपना सामान बिकने की खुशी जो थी उनके चेहरे पर, वह दिलीप के इस प्रश्न से जो है वह दूर हो जाती है और वह उत्तर देता है कि यदि मैंने कम पैसे दिए तो माँ जो है वह गुस्सा करेगी। इस उत्तर से दिलीप द्रवित हो गया और बोला, क्या पैसे माँ को देगा? बच्चे ने हामी भरी। तो इस बात से जो है वह दिलीप जो है वह दुखी हो जाता है और कहता है कि इनसे जो पैसे मिलेंगे सामान के, वह क्या तुम अपनी माँ को दे दोगे? तो बच्चे ने कहा हाँ। दिलीप ने कहा, अच्छा सब दे दो। तो दिलीप कहता है कि अच्छा ठीक है, तो तुम सारी जो है सामान जो है वह मुझे दे दो। लड़के की व्यस्तता देख दिलीप ने अपना रुमाल निकाल कर दे दिया और पकोड़े उसमें बंधवा लिए। जो लड़का जो व्यस्त था उन्हें देखकर दिलीप जो है वह अपना रुमाल जो है वह उस बच्चे को देता है और उसमें पकोड़े जो है वह कहता है कि इस रुमाल में तुम पकोड़े बांध दो। 8 पैसे का खोमचा बेचने जो इस सर्दी में निकला है उसके पर की क्या अवस्था होगी, यह सोचकर दिलीप सिहर उठा। उसने जेब से 1 रुपया निकाल लड़के की थाली में डाल दिया। रुपये की खनखनाहट, खनखन यानी कि खनखन से जो आवाज़ होती है वह सुनसान रात गूंज उठी। तो 8 पैसे का खोमचा बेचने के लिए यह बच्चा जो है इतनी ठंड में निकला है तो उसके घर की क्या स्थिति होगी, यह सोचकर ही दिलीप जो है वह पूरा सिहर उठता है। उसने जेब से 1 रुपया निकाला और उनकी थाली में डाला। तो उसकी थाली में डालने से जो खनखनाहट की आवाज़ आई वो इस समय जो सुनसान रास्ता था उनमें गूंज उठती है। रुपये को देख लड़के, मेरे पास तो पैसे नहीं है। दिलीप ने पूछा, तेरा घर कहाँ है? पास ही गली में है, लड़के ने जवाब दिया। दिलीप मन में उसका घर देखने का कुतूहल जाग उठा। बोला, चलो मुझे भी उधर ही जाना है, रास्ते में तुम्हारे घर से पैसे ले लूँगा। बच्चे ने घबरा कर कहा, पैसे तो घर पर भी नहीं होंगे। दिलीप सुनकर सिहर उठा परंतु उत्तर दिया, होंगे, तुम चलो। अब 1 रुपये को देखकर लड़का जो है वह कहता है कि मेरे पास बाकी के खुले पैसे नहीं है, छुट्टे पैसे नहीं है। तो दिलीप जो है वह पूछता है कि तुम्हारा घर कहाँ है, यानी कि तेरा घर कहाँ है? तो
वह लड़का जो है वह कहता है कि बस पास ही गली में मेरा घर है। दिलीप के मन में अब उस बच्चे के घर के देखने की उत्सुकता जो है वह जाग उठती है। इसलिए कहता है कि चलो भाई, मुझे भी उधर ही जाना है, रास्ते में मैं तुम्हारे घर से पैसे ले लूँगा। अब जो बच्चा जो है, लड़का जो है वह पहला तो घबराता है और कहता है कि पैसे तो घर पर भी नहीं होंगे। लेकिन यह बात सुनकर फिर दिलीप जो है वह दुखी हो जाता है और फिर भी उत्तर देता है कि कहता है कि चल, पैसे होंगे घर पर, तुम चलो। लड़का खाली थाली को छाती से चिपटा आगे आगे चला और उसके पीछे बाइसिकल को थामे दिलीप ने पूछा, तेरा बाप क्या करता है? लड़के ने उत्तर दिया, बाप मर गया है। दिलीप चुप हो गया। कुछ और दूर जा उसने पूछा, तुम्हारी माँ क्या करती है? लड़के ने उत्तर दिया, माँ एक बाबू के यहाँ चौका बर्तन करती थी, अब बाबू ने हटा दिया। दिलीप ने पूछा, क्यों हटा दिया बाबू ने? लड़के ने जवाब दिया, माँ 250 रुपया महीना लेती थी। जगतू की माँ ने बाबू से कहा कि वह 200 रुपये में सब काम कर देगी, इसलिए बाबू की घरवाली ने माँ को हटाकर जगतू की माँ को रख लिया। अब दिलीप जो है वह उस बच्चे से बात करता है और बच्चा आगे आगे चलता है और दिलीप जो है उन साइकिल लेकर उनके पीछे पीछे चलता है और बच्चे से पूछता है कि तुम्हारा बाप जो है वह क्या काम करता है? तो लड़का जो है वह उत्तर देता है कि उनकी मृत्यु हो चुकी है। पहले तो दिलीप कुछ दूर के लिए चुप हो जाता है और फिर पूछता है कि तुम्हारी माँ जो है वह क्या काम करती है? तो लड़का जो है वह उनका उत्तर देते हुए कहता है कि माँ जो है पहले एक बाबू के यहाँ चौका बर्तन घर का काम करती थी, लेकिन अब बाबू ने उन्हें निकाल दिया है। तो मैं क्यों निकाल दिया है? तो लड़का कहता है कि उनकी माँ जो है वह महीने के 250 रुपये लेती थी, लेकिन जगदू की माँ जो है वह उन्होंने साहब से कहा कि वह 200 रुपये में सारा काम कर देगी, इसलिए उन बाबू की जो पत्नी थी उन्होंने इस लड़के की माँ को निकाल दिया और जगदू की माँ को रख लिया। दिलीप फिर चुप हो गया। लड़का नंगे पैर गले के कीचड़ में छप छप करता चला जा रहा था। दिलीप को कीचड़ से बचकर चलने में असुविधा हो रही थी। लड़के की चाल की गति को कम करने के लिए दिलीप ने फिर प्रश्न किया, तुम्हें झाड़ा नहीं मालूम होता? दिलीप जो है वह लड़के की बात सुनकर फिर चुप हो जाता है। अब लड़का जो है वह तो नंगे पैर गली के कीचड़ में चला जा रहा है, लेकिन दिलीप जो है वह कीचड़ से बचने की कोशिश करता है, लेकिन उसमें उन्हें काफ़ी मुश्किलें जो है हो रही है। अब लड़का जो है वह तेज़ी से चला जा रहा था। उसकी गति को जो है थोड़ा कम करने के लिए दिलीप जो है उन्हें प्रश्न करता है कि तुम्हें झाड़ा यानी कि सर्दी मालूम नहीं लगती? तुम्हें सर्दी नहीं लग रही? लड़के ने शरीर की गर्म करने के लिए चाल को और तेज करते हुए उत्तर दिया, नहीं। अब लड़के ने शरीर को गर्म करने के लिए अपनी चाल को थोड़ा और तेज कर लिया और कहता है कि नहीं, मुझे ठंड नहीं लग रही। दिलीप ने फिर प्रश्न किया, जगदू की माँ क्या करती थी? लड़के ने कहा, जगदू की माँ स्कूल में लड़कियों को घर से बुला लाती थी। स्कूल वालों ने लड़कियों को घर से लाने के लिए मोटर रख ली है, उसे निकाल दिया। तो दिलीप कहता है कि जगदू की माँ क्या काम करती थी? तो लड़का कहता है कि जगदू की माँ जो है वो स्कूल में लड़कियों को घर से बुला कर लाती थी और उन्हें छोड़ने जाती थी, लेकिन स्कूल वालों ने अब क्या किया कि मोटर रख ली है, इसलिए उन्होंने इसे निकाल दिया है। गली के मुख पर कमेटी का बिजली का लैंप जल रहा था। ऊपर की मंजिल की खिड़कियों से भी गली में कुछ प्रकाश पड़ रहा था। उससे गली का कीचड़ चमक कर किसी कदर मार्ग दिखाई दे रहा था। अब गली के मुख पर जो है वो कमेटी की बिजली का जो लैंप था वह जल रहा था और साथ ही ऊपर की मंजिल की खिड़कियों से जो भी प्रकाश कुछ नीचे पड़ रहा था उससे कीचड़ जो है वह चमक रहा था और किसी तरह से वहाँ पर रास्ता जो है वह दिलीप को दिखाई दे रहा था। संकरी गली में एक बड़ी खिड़की के आकार का दरवाजा खुला था। उसका धुंधला लाल सा प्रकाश सामने पुरानी ईंटों की दीवार
पर पड़ रहा था। इसी दरवाजे में लड़का चला गया। छोटी सी गली में एक बड़ी खिड़की के आकार का दरवाजा जो खुला था, उसका धुंधला लाल सा प्रकाश जो है वह सामने पुरानी ईंटों की एक दीवार पर पड़ रहा था। उसी दीवार में लड़का जो है चला जाता है अंदर। दिलीप ने झांक कर देखा। मुश्किल से आदमी के कद की ऊंचाई की कोठरी में, जैसी प्रायः शहरों में ईंधन रखने के लिए बनी रहती है, धुआं उगलती मिट्टी के तेल की ढिबरी अपना धुंधला लाल प्रकाश फैला रही थी। एक छोटी चारपाई, जैसे कि श्राद्ध में ब्राह्मणों को दान दी जाती है, काली दीवार के सहारे खड़ी थी। उसके पाये से दो एक मैले कपड़े लटक रहे थे। एक क्षीणकाय यानी कि दुबला पतली अधेड़ उम्र की स्त्री मैली सी धोती में शरीर लपेटे बैठी थी। दिलीप जब लड़का जाता है उस घर में झांक कर देखता है तो मुश्किल से आदमी के कद की ऊंचाई की एक कोठरी दिखाती है, जैसे प्रायः शहरों में ईंधन रखने के लिए उपयोग के लिए यह ऐसी कोठरी बनाई जाती है जिसमें ये लोग रह रहे हैं। अब धुआं उगलती मिट्टी के तेल का जो दीपक है, उनका लाल प्रकाश फैला हुआ था पूरे कमरे में। पूरी उनकी जो छोटी सी कोठरी थी उसमें एक छोटी सी चारपाई थी जो ब्राह्मणों को दान में दी जाती है, और काली दीवार के सहारे खड़ी थी, और उनके पाये पर एक दो मैले कपड़े जो है वह लटक रहे थे, और एक दुबली पतली सी औरत आधेड़ उम्र की मैली सी धोती में खुद के शरीर को लपेट कर बैठी थी। बेटे को देख स्त्री ने पूछा, सौदा बिक गया बेटे? लड़के ने उत्तर दिया, हाँ माँ, और रुपया माँ के हाथ में देकर कहा, बाकी पैसे बाबू को देने हैं। रुपया हाथ में ले माँ ने विस्मय से पूछा, कौन बाबू बेटा? बच्चे ने उत्साह से कहा, बाइसिकल वाले बाबू ने सब सौदा लिया है, उसके पास छुट्टे पैसे नहीं थे, बाबू गली में खड़ा है। अब उनकी माँ जो है वह लड़के से पूछती है कि सारा सामान बिक गया? तो लड़का जो है वह उत्तर देते हैं कि हाँ बिक गया, और एक रुपया जो है वह उनकी माँ के हाथ में रख देता है और कहता है कि बाकी के पैसे जो है वह बाबूजी को देने हैं। रुपये को हाथ में ले माँ जो है आश्चर्य से पूछती है कि कौन बाबू है बेटा? तो बच्चा जो है वह उत्साह से कहता है कि वह बाइसिकल यानी कि साइकिल वाले बाबू जिसने सारा सामान खरीद लिया है, उसके पास छुट्टे नहीं थे, बाबूजी जो है वह गली में बाहर खड़े हैं। घबरा कर माँ बोली, रुपये के पैसे कहाँ मिलेंगे बच्चा? सिर के कपड़े को संभाल दिलीप को सुनाने के अभिप्राय से यानी कि मतलब से माँ ने कहा, बेटा रुपया बापूजी को लौटा कर घर का पता पूछ ले, पैसे कल ले आना। अब वह घबरा जाती है। रुपये के उनके पास छुट्टे पैसे और कुछ भी नहीं है, इसलिए दिलीप सुन सके इस तरह वह कहती है कि तुम जाओ बेटा, ये पैसे जो है वह रुपया जो है वह बाबूजी को इस समय वापस कर दो, उनसे उनका घर का पता पूछ लो और पैसे जो है वह तुम कल ले आना। लड़का रुपया दिलीप को लौटाने आया। दिलीप ने ऊंचे स्वर से ताकि माँ सुन ले कहा, रहने दो रुपया, कोई परवाह नहीं, फिर आ जाएगा। अब लड़का जो है दिलीप को यह रुपया वापस देता है तो दिलीप जो है उनकी माँ सुन सके उतनी ऊंची आवाज में कहता है कि तुम्हारे पास रह दो, कोई चिंता की बात नहीं है, फिर आ जाएंगे। सिर के कपड़े को आगे खींच स्त्री ने कहा, नहीं जी, आप रुपया लेते जाइए, बच्चा पैसे कल ले आएगा। दिलीप ने शर्माते हुए कहा, रहने दीजिए, यह पैसे मेरी तरफ से बच्चे को मिठाई खाने के लिए रहने दीजिए। स्त्री नहीं करती रह गई, लेकिन दिलीप जो है वह अंधेरे में पीछे हट गया। स्त्री के मुरझाए कुमलाए पीले चेहरे पर कृतज्ञता और प्रसन्नता की झलक छा गई। रुपया अपनी चादर की खूंट में बांध एक ईंट पर रखे पीतल के लोटे से बाह के इशारे से पानी ले उसने हाथ धो लिया और पीतल के एक बेले के नीचे से मैले अंगोछे में लिपटी रोटी निकाल बेटे का हाथ धुला उसे खाने को दे दी। स्त्री के मुरझाए हुए पीले पड़े हुए चेहरे पर कृतज्ञता और प्रसन्नता दिखाई देती है। रुपया अपनी चादर की खूंट में बांधकर वह जो है इशारे से अपने बेटे को हाथ धोने के लिए कहती है और बच्चे के हाथ धुलवाकर एक मैले अंगोछे में
रोटी जो उन्होंने बांध कर रखी थी उसे खाने के लिए बच्चे को दे देती है। बेटा तुरंत की कमाई से पुलकित हो रहा था। मुंह बनाकर कहा, रूखी रोटी। अब बेटे ने अभी अभी 1 रुपया जो कमाया था उनसे वह बहुत खुश था, इसलिए खाने में आनाकानी करते हुए कहता है कि रूखी रोटी। माँ ने पुचकार कहा, नमक डाला है बेटा। बच्चे ने रोटी जमीन पर डाल दी और ऐठ गया। सुबह भी रूखी रोटी, हाँ रोज रोज रूखी रोटी। अब माँ जो है बच्चे को समझाती हुई कहती है कि उसमें नमक डाला हुआ है, लेकिन बच्चा जो है वो रोटी जमीन पर डाल देता है और रूठ कर बैठ जाता है कि सूखी रोटी सुबह भी खाई थी और रोज रोज सूखी रोटी खानी होगी। हाथ आंखों पर रख बच्चा मुंह फैलाकर रोना ही चाहता था। माँ ने उसे गोद में खींच लिया और कहा, मेरा राजा बेटा, सुबह जरूर दाल खिलाऊंगी। देख बाबू तेरे लिए रुपया दे गए हैं, शाबाश। बच्चे को प्यार से समझाते हुए माँ जो है वह अपनी गोद में लेती है और कहती है कि इस वक्त तुम यह सूखी रोटी खा लो, फिर सुबह तुम्हें जरूर दाल जो है वह बनाकर दूंगी, क्योंकि बाबूजी जो है वह पैसे जो है वह तुम्हारे लिए देकर गए हैं। सुबह मैं तुझे खूब सौदा बना दूंगी, फिर तू रोज दाल खाना। कहती कि मैं सुबह तुम्हें बहुत सा सामान जो है वह पकौड़े जो है वह बना दूंगी, फिर उन्हें तो रोज जो है वह दाल खाना, तुम्हें सूखी रोटी खाने की जरूरत नहीं है। बेटा रीझ गया। उसने पूछा, माँ तूने रोटी खा ली? अब बेटा जो है वह माँ की बातों से मान जाता है और माँ से कहती है कि तुमने खा लिया। खाली अंगोछे को तहाते हुए मोड़ कर तह कर जो है वह उसे रख कर रखता है, यानी कि अंगोछे में जो उन्हें मोड़ कर रोटी रखी हुई। माँ ने उत्तर दिया, हाँ बेटा मुझे भूख नहीं है, तू खा ले। तो बेटा जो है वो अंगोछों में जो रोटी को रखा था उन्हें खोलकर जो है वह कहता है कि माँ तुमने खा लिया? तो माँ कहती है कि मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो। भूखी माँ का बेटा बचपन के कारण रूठा था, परंतु माँ की बात के बावजूद घर की हालत से परिचित था। उसने अनिच्छा से 1 रोटी माँ की ओर बढ़ाकर कहा, 1 रोटी तू खा ले। उनकी भूखी माँ का ये जो बच्चा था वह बचपन के कारण रूठा हुआ था, लेकिन घर के हालात से वो भली भांति परिचित था, इसलिए अपनी इच्छा न होने के कारण भी वह जो है 1 रोटी अपनी माँ को देता है और कहता है कि 1 रोटी तू भी खा ले माँ। माँ ने स्नेह से पुचकार कर कहा, नहीं बेटा मैंने सुबह देर से खाई थी, मुझे अभी भूख नहीं, तू खा। तो माँ जो है बड़े प्यार से बेटे को समझाते हुए कहती है कि मैंने सुबह जो है बहुत देर से खाया था, इसलिए मुझे भूख नहीं है, तू खा ले। और दिलीप के लिए बस इसके आगे देख सकना उसके लिए संभव नहीं था। वह जो है वह दांतों से होठ दबाना, यानी कि चुपचाप वहाँ से जो है वह पीछे चला जाता है। मकान पर आकर वह बैठा ही था। नौकर ने 2 भद्र पुरुषों के नाम बताकर कहा, भद्र पुरुष यानी कि सज्जन व्यक्ति आए थे, बैठकर चले गए। खाना तैयार होने की सूचना दी। दिलीप ने उसकी ओर बिना देखे ही कहा, भूख नहीं। उसी समय उसे लड़के की माँ का भूख नहीं कहना याद आ गया। अब दिलीप जैसे ही घर पर आकर बैठता है कि नौकर कहता है कि 2 सज्जन व्यक्ति जो है वह आए थे और बैठकर चले गए आपकी प्रतीक्षा करके, और कहता है कि खाना तैयार है। तो दिलीप जो है उनकी ओर देखता भी नहीं और कहता है कि मुझे भूख नहीं है। और उसी समय उन्हें उस लड़के की माँ ने जो कहा था भूख नहीं है, वह बात याद आ जाती है। नौकर ने विनीत स्वर में पूछा, थोड़ा दूध ले आओ। नौकर जो है वो बड़े ही नम्रता से उनसे पूछता है कि थोड़ा दूध ले आओ। दिलीप को गुस्सा आ गया। उसने विद्रुपता से कहा, विद्रुपता यानी कि मजाक उड़ाते से कहा, क्यों भूख ना हो तो दूध पिया जाता है, दूध ऐसी फालतू चीज है। दिलीप जो है उन्हें गुस्सा आ गया कि नौकर ने उनसे कहा कि यदि भूख नहीं है तो आप दूध पी लीजिए, और उनका मजाक उड़ाते हुए नौकर का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि दूध जो है क्यों भूख न हो तो दूध पिया जाता है, पिए दूध कोई फालतू चीज है क्या। नौकर जो है वह इस बात को समझ नहीं सकता और बड़े ही विस्मित होकर जो है वह खड़ा रहता है, और दिलीप जो है उस पर उन्हें
पर खींचता है और कहता है कि अब तुम जाओ यहाँ से। मिट्टी के तेल की ढिबरी के प्रकाश में देखा वह दृश्य उसकी आंखों के सामने से हटना न चाहता था। उन्होंने जो उस लड़के के घर का जो दृश्य देखा था, मिट्टी का तेल के जो दीपक के प्रकाश में जो दृश्य देखा था, वह उनकी आंखों के सामने से हटने का नाम नहीं ले रहा था। छोटे भाई ने आकर भाभी ने कहा, भाभी ने यह पत्र भेजा है, और लिफाफा दिलीप की ओर बढ़ा दिया। उनका छोटा भाई जो है वह आकर कहता है कि भाभी ने आपके लिए यह पत्र भेजा है, और पत्र दिलीप के हाथ में देकर वह चला जाता है। दिलीप ने पत्र खोला। पत्र की पहली लाइन में लिखा था, मिस, मैं इस जीवन में दुखी ही देखने के लिए पैदा हुई हूँ। दिलीप ने आगे न पढ़ पत्र फाड़कर फेंक दिया। उसके माथे पर बल पड़ गए। उसके मुंह से निकला, काश तुम जानती दुख किसे कहते हैं। तुम्हारा यह रसीला, यानी कि रसीला मतलब कि सुंदर दुख तुम्हें न मिले तो जिंदगी दुभर यानी कि कष्टदायक हो जाए। अब दिलीप जो है वह पत्र खोलता है और पहली लाइन जो लिखी थी उसे पढ़ता है कि उनकी पत्नी जो है जीवन में दुखी देखने के लिए पैदा हुई है। यह पढ़ने के बाद दिलीप जो है वह पत्र आगे नहीं पढ़ता और फाड़कर फेंक देता है। उसके माथे पर जो है वह बल पड़ जाता है, यानी कि आघात लगता है, और उसके मुंह से निकल जाता है कि काश तुम जानते कि दुख कैसे कहते हैं। तुम्हारा यह सुंदर दुख यदि तुम्हें न मिलता तो शायद तुम्हारी जिंदगी जो है वह कष्टदायक हो जाती। तुम्हारा दुख कोई दुख नहीं है, यह तो तुम्हारा सुंदर दुख है। यदि तुम्हें सही में दुख जो है वह मिलता तो तुम्हारी जिंदगी जो है वह काफ़ी जो है दुखी कष्टदायक हो जाती। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमारा ये चैप्टर जो है समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि इस चैप्टर को समझाया हुआ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।